हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी ब्लॉक के दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं और लगभग इसी चैप्टर से बनाए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न है आपका कि संपर्क प्रक्रम द्वारा, संपर्क प्रक्रम है, यहाँ ध्यान देना, ये आप जान लीजिए। संपर्क प्रक्रम द्वारा H2SO4 के निर्माण का वर्णन कीजिए। ये आया भी है प्रश्न 2009, 12, 15, 16। इसके बाद और भी आया हुआ है, जानते रहिए। और भी इसमें ये सन लिखा नहीं है। तो देखिए, संपर्क विधि द्वारा पहले तो जानिए क्या बनाते हैं। तो संपर्क विधि द्वारा आप जानते रहिए कि H2SO4 का उत्पादन किया जाता है, H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क प्रक्रम द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। और क्या क्या वो चरण हैं, आप देखिए। पहले चरण देख लीजिए, फिर फिगर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आप सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। सल्फर, या तो सल्फर को वायु में जलाएं या तो सल्फाइड अयस्कों को वायु में जला करके सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। और दूसरी बात, उत्प्रेरक याद रखिए, इसमें वैनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और SO2 को SO3 में बदलते हैं। और फिर तीसरा स्टेप याद रखें, SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप जल के साथ क्रिया करवा के H2SO4 को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इसका पहले तो आप ये रिएक्शन ही देख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर इसका हम फिगर आपको दिखाते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन, यहाँ अभी चित्र आपको दिखाएंगे। प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसी अन्य अशुद्धियों को मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है। किसको शुद्ध करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के प्रवाह का भी फिगर आप देखेंगे ही। सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों, यानी SO2 की बात हो रही है, ठीक है, धूल के कणों और आर्सेनिक यौगिकों जैसी अशुद्धियों से मुक्त करके शुद्ध कर लेते हैं। किसको? SO2 को। और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का वैनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवा के SO3 में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसा कि आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। देखिए, SO2 के साथ ऑक्सीजन की क्रिया वैनेडियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। अब देखिए क्या करते हैं। अब यह अभिक्रिया तो आप जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, यहाँ पर ये इतनी ऊष्मा जो है वो निकलती है और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है एवं अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आती है। अग्र अभिक्रिया में आयतन में क्या आती है? कमी आती है। अतः कम ताप, देखिए आयतन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ही मिला, जबकि 2 मॉलिक्यूल इसका लिए हैं SO2 का और 1 मॉलिक्यूल इसका, तो इधर देखिए 3 मॉलिक्यूल है, जबकि प्रोडक्ट के साइड 2 मॉलिक्यूल है। तो आयतन में कमी हुई, यही कहा गया कि आयतन में कमी आती है। अतः कम ताप और उच्च दाब, उच्च लब्धि के लिए, उच्च लब्धि मतलब ज़्यादा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थितियां हैं, परंतु ताप क्रम बहुत कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की गति धीमी हो जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 एटम, देखिए यहाँ 2 बार दाब आप देते हैं और 720 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं, तो उत्प्रेरकीय परिवर्तन से प्राप्त SO3 गैस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम बना लेती है और जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही आपको यहाँ देखिए, ये रिएक्शन देख लीजिए ज़रा। SO3 जैसे पहले तो क्या करते हैं, SO2 के साथ क्रिया ऑक्सीजन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो आप याद रखिए V2O5 वैनेडियम
वैनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 2 बार, है ना, 2 बार आप देते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं और साथ ही साथ 720 केल्विन आप ताप देते हैं। तो ये बदल जाता है किसमें, SO2, SO3 में बदल जाता है। ठीक, तो वही बात हो रही है। देखिए अभी आप ऊपर देखे थे तो SO3 H2SO4 के साथ क्रिया करके ये ओलियम बनाता है, ओलियम H2H2O7, और ओलियम का फिर देखिए जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो H2SO4 प्राप्त हो जाता है। और इस संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की जो शुद्धता है वो सामान्यतया 96 से 98% होती है। जो प्राप्त होगा H2SO4 वह लगभग 96 से 98% शुद्ध होता है और उसमें जल मिला होता है। तो इतना तो आप लिखेंगे और फिगर याद रखना है। फिगर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वायु में उपस्थित SO2 को आप क्या करते हैं कि एक यहाँ पर देखिए सल्फर बर्नर कक्ष मिलेगा और यहीं पर या तो ये सल्फर रखे रहिए, देखिए ये सल्फर ये आप या तो रखे रहिए, यहाँ आपको दिखाते हैं, देखिए इस कक्ष में यहाँ ये सब जो देख रहे हैं ये आप सल्फर रखे रहिए और उसके बाद सल्फर बर्नर में आप बर्नर की सहायता से गर्म करें, या तो वायु में SO2 जो है वो उसको आप शुद्ध करके इसमें भेजें। तो क्या होगा ज़रा देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये गर्म होते हुए ये गैसें आगे बढ़ेंगी और यहाँ पर धूल अवक्षेपक लगा हुआ है, ये धूल कण को यहाँ पर रोक लेगा। फिर आगे आपका धोने एवं शीतलीकरण यानी ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक आपको कक्ष मिलेगा जिससे ऊपर जल की फुहारें आती रहेंगी, तो अपशिष्ट जो होगा वो जल के साथ बह जाएगा। फिर इसको अगले कक्ष में आप भेज देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये शुष्कन यानी यहाँ पर शुष्क किया जाएगा और इसी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार यहाँ से दी जाती है, तो अपशिष्ट जो अम्ल होंगे वो निकल जाएंगे। अब शुष्क SO2 गैस, ऑक्सीजन ये आगे की तरफ बढ़ेंगी और यहाँ पर देखिए आर्सेनिक जिलेटिनी हाइड्रोक्साइड होता है और जो कि ये शुद्ध करता है, तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ज़रा पुनः देख लीजिए इसको, आर्सेनिक शुद्धिकारक जिलेटिनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त यहाँ पर पदार्थ होगा जो उसको क्या करेगा, अशुद्धियों को यहीं पर वो चिपका लेगा यानी इसको रोक लेगा। तो अगले कक्ष में देखिए SO2 और O2 वैनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इस कक्ष में क्रिया करके SO3 बनाते हैं और वही SO3 फिर यहाँ देखिए ज़रा सा H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके ओलियम बनाते हैं और ओलियम जो ये प्राप्त हुआ इसके साथ जल की क्रिया करवा के हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं क्या, H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं। और यही जो H2SO4 प्राप्त हुआ यह 96 से 98% शुद्ध होता है, इसको याद रखें। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जानते रहिए, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक, और देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए, SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। तो जानते हैं SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। इसका आंसर देखिए, SO2 अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आँखों में अनेक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है। अम्ल वर्षा जंतुओं, वनस्पतियों, भवनों के लिए अत्यंत घातक है। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए निम्न हैं। SO2 जो है सनलाइट में जो ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसके साथ देखिए जैसे ही ये संपर्क में आता है तो एक्टिव हो जाता है और यही SO2 जब एक्टिव हो गया तो ये O2 के साथ क्रिया करके SO3 बनाया और नवजात ऑक्सीजन बना लिया। अब यही SO2 के साथ भी क्रिया करके SO3 बना सकता है और सल्फर मोनोऑक्साइड बना सकता है। सल्फर मोनोऑक्साइड
के साथ SO2 क्रिया करके SO3 बना सकता है। तो इस तरीके से देखिए, अगर सल्फ़र मोनोऑक्साइड है, जल के साथ क्रिया कर ले तो यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए ये यहाँ तो आपको देना चाहिए था क्या, H2SO3 लिखना चाहिए था। लास्ट स्टेप ज़रा देखें, लास्ट स्टेप को इसको इस तरीके से दिखाना चाहिए था कि SO3 है और ये अगर H2O के साथ क्रिया कर ले तो क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। ठीक, ये लास्ट वाला रिएक्शन थोड़ा सा समझे रहिए कि इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे लिखेंगे तो ये H2SO4 बन जाता है। और यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं ये आपस में भी क्रिया करके ओलियम अभी H2SO4 के साथ भी H2SO4 के साथ अगर यहाँ दिखाएं आप H2SO4 इसके साथ भी अगर क्रिया करवा दें SO3 की तो क्या बनेगा, ये ओलियम H2S2O7 बनेगा। और इसके साथ अगर जल की क्रिया करवा दिए इसके साथ, ओलियम के साथ, तब भी H2SO4 बनेगा। और यही जल के साथ भूमि पर आता है और भावनों को ये क्या करता है, जैसे उसके कलर को उड़ा देता है। इसीलिए आप जानते हैं कि ये आपका जो जानते हैं ताजमहल हुआ है ना, और भी जो भी इमारतें हैं उनके कलर जो हैं धुंधले पड़ जाते हैं। तो ये जानते रहिए, इस प्रकार SO2 एक घातक वायु प्रदूषक है। तो ठीक, ये जानते रहिए। और देखिए ज़रा सा ये प्रश्न आपका ये भी इम्पोर्टेंट में है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। तो हैलोजनों में अल्प आबंध वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए ज़रा सा, हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये हैलोजन जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, Cl- में बदल जाएगा। यही बातें हो रही हैं यहाँ। ठीक, तो अतः हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक यानी ऑक्सीकारक, इसी को ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं या ऑक्सीकरण कर्मक कह सकते हैं। ये ऑक्सीकारक होते हैं और इनकी ऑक्सीकरण क्षमता जो है फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसके पास होती है, फ्लोरीन के, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो इसीलिए जो फ्लोरीन है यह प्रबलतम तथा आयोडीन दुर्बलतम ऑक्सीकारक होता है। ठीक, तो ये जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न देखिए, ये भी आपके एग्जाम में आता है, स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF क्यों बनाता है। तो इसका उत्तर है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और केवल यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्राप्त कर सकती है और इसका परमाणु आकार भी काफ़ी कम होता है, D कक्षक भी अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण यह उच्च ऑक्सी अम्लों जैसे HOXO, HOXO2 और HOXO3 आदि में केंद्रीय परमाणुओं के रूप में स्थित नहीं होता। केवल जानते रहिए यह HOF में ही यह इसी रूप में पाया जाता है और इसके अन्य रूप नहीं पाए जाते, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन इनके ये रूप भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखे रहिए, इम्पोर्टेंट है। और देखिए, केंद्रीय परमाणु के रूप में ये इसलिए स्थित नहीं होता, जानते रहिए, मतलब यहाँ इस रूप में, इन सभी रूपों में ये फ्लोरीन नहीं होता, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। और केवल एक ही ऑक्सो अम्ल HOF का निर्माण करती है और इस अम्ल में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, जहाँ भी फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बस -1 ही होती है। इसको जानते रहिए। और देखिए, जैसे ये तो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रा समझिए। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये प्रश्न आता है। तो सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण यह है कि इनके अणु दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में
प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं और जिसके फलस्वरूप इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है और हैलोजनों का रंग वास्तव में इसी उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। तो उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा परमाणु आकार के अनुसार फ्लोरीन से आयोडीन तक लगातार घटती है, अतः उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हैलोजन का रंग फ्लोरीन से आयोडीन तक गहरा होता जाता है। गहरा मतलब यहाँ गाढ़ा से संबंधित है। एक एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ कि फ्लोरीन बैंगनी प्रकाश अवशोषित करके हल्का पीला दिखाई देता है, जबकि आयोडीन पीला तथा हरा प्रकाश अवशोषित करके गहरा बैंगनी रंग प्रतीत होता है। इसी प्रकार हम क्लोरीन के हरे पीले तथा बैंगनी हरे पीले तथा यहाँ ब्रोमीन के नारंगी लाल रंग की व्याख्या कर सकते हैं। एक बात ये जानते रहिए, जैसे विबग्योर आप सुने हैं ना, सनलाइट से जो ये प्रकाश आपको मिलते हैं, सेवन है विबग्योर, ठीक, विबग्योर। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें से कोई अगर जैसे हैलोजन ब्लू, अगर ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो जान लीजिए कि यह ब्लू कलर नहीं दिखाएगा। अब ये वायलेट, इंडिगो और साथ ही साथ ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनसे बने हुए, इन रंगों से बने हुए जो रंग होंगे उसको दिखाएगा। जिसको एब्जॉर्ब करता है जानते रहिए वो कलर नहीं दिखाएगा, ठीक। आगे देखिए, ये तो अभी आप जस्ट देखे ही थे। जल के साथ फ्लोरीन तथा क्लोरीन की अभिक्रियाएं लिखिए। तो आप लिख देंगे फ्लोरीन जल के साथ क्रिया करके HF और O2 बनाता है, और फ्लोरीन देखिए जल के साथ क्रिया करके HF और ओजोन भी बनाता है। ये दोनों रिएक्शन आप लिख देंगे। ये तो फ्लोरीन के साथ हुई। अब क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक तथा ये हाइपोक्लोरस अम्लों का निर्माण करता है। क्लोरीन के साथ जल क्रिया किया तो HCl और HOCl, इसको याद रखिए, हाइपोक्लोरस अम्ल इसे कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये प्रश्न जो हैं आते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, देखिए, आप HCl से Cl2 तथा Cl2 से HCl को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल अभिक्रिया देना है, ये प्रश्न आता है। HCl से Cl2 कैसे बनाएंगे, तो MnO2 के साथ HCl की क्रिया करवा दीजिए, तो देखिए MnCl2 और H2 और Cl2 प्राप्त हो गया, ठीक। तो पूछा जाए HCl से Cl2, HCl से Cl2 पूछा गया तो HCl के साथ आपको MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया करवाएं तो MnCl2 और ये जल और ये आपका क्लोरीन गैस मिलेगा। और Cl2 से अगर पूछा जाए HCl, तो Cl2 की तो हाइड्रोजन से क्रिया करवा के HCl बना सकते हैं, ठीक। ये देखिए आपका एक ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एन बार्टलेट जेनान तथा प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के बीच अभिक्रिया कराने के लिए कैसे प्रेरित हुए। ये तो वैसे आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए इसको। ये देखिए, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रेक्षित किया कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से अगर करवाते हैं तो एक आयनिक ठोस मिलता है, और यह आयनिक ठोस आप इसको कह सकते हैं O2PtF6, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, ये प्राप्त होता है O2PtF6। और O2PtF6 की देखिए क्रिया करवाने से ये प्राप्त होता है। यहाँ O2 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड द्वारा O2+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बार्टलेट ने यह पाया कि जेनान की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन अणुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी के लगभग बराबर है। देखिए, लगभग 1170-1175 लगभग किलो जूल प्रति मोल, ये इसकी आयनन एंथैल्पी लगभग आती है। तो इसलिए प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड द्वारा जेनान को जेनान प्लस में ऑक्सीकृत करना चाहिए, और इस प्रकार जेनान प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के बीच अभिक्रिया कराने के लिए प्रेरित हुए। और इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसी तरीके से
ये जेनान प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ क्रिया करता है 278 केल्विन पर। तो ये आपको मिल जाता है, एक कंपाउंड मिल जाता है जेनान आप ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाहर रखेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में PTF6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देखिए माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ देखिए ये सब तो आपके ये ध्यान दीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है। हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको दिखाना चाह रहे हैं जिससे एक बार आपका रिवाइज हो जाए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे ये बहुविकल्पी प्रश्न भी थोड़ा जल्दी देख लीजिए, 2 मिनट में इसे खत्म कर देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी कौन है? तो सर्वाधिक अस्थायी आप जान रहे हैं, ऊपर से जैसे नीचे आएंगे इनके हाइड्राइड, जैसे NH3 हुआ, ये PH3 हुआ, ठीक है। ये नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, अस्थायित्व घटेगा, तो NH3 ज़्यादा होगा, ठीक। देख लीजिए जल्दी इन्हें भी। ये सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? तो जल में रखते हैं, ये तो आपको पता है। नॉन पोलर है तो पोलर वाले में रखेंगे। केरोसिन और ये एथिल अल्कोहल, क्लोरोफार्म, ये सब क्या है, ये नॉन पोलर में नॉन पोलर रख देंगे तब तो डिजॉल्व हो जाएगा, तो जल में रखते हैं, जानते रहिए। और देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जाता है? महत्वपूर्ण है। NaOH आपको बताए थे इसको, है ना। NaOH जलीय विलयन और सफ़ेद फास्फोरस के साथ क्रिया करके फास्फीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अमोनिया और फास्फीन गैसों के कौन से निम्नलिखित गुण में भिन्नता है? अमोनिया और फास्फीन, देखिए अमोनिया और फास्फीन, तो जो देखिए फास्फीन होता है, ज़रा ये समझिए, जो आपका ये अमोनिया और फास्फीन गैसों के कौन से निम्नलिखित गुण में भिन्नता है? तो वायु में जलने में, देखिए वायु में जलने में ये आपका जो फास्फीन है ये बहुत तेज़ी से जलता है, तो ये भिन्नता है, इसको जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है। SO2 में ऐसे आपको बताया गया है, SO2 में आप क्या काउंट कर लेंगे, सिग्मा और पाई। तो इसमें एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, 2 सिग्मा यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और लोन पेयर भी है यहाँ, देखिए लोन पेयर भी है। कहाँ लोन पेयर है, देखिए इस सल्फर पर लोन पेयर है, तो वो भी सिग्मा में काउंट कर लिया जाएगा। तो समझ गए होंगे, 3 सिग्मा आ जाए तो वहाँ आप sp2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, sp2। तो SO2 में याद रखिए कि जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, sp2 होती है, वो जानते हैं आप। आगे देखिए, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन कौन है? तो ये तो सबको पता है, फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कभी भी पूछा जाए तो क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पूछा जाए तो क्लोरीन, और विद्युत ऋणात्मकता तब फ्लोरीन आप बताएंगे। याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम यहाँ पूछ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में तो ये तो आपका यहाँ गलत दिया है, पहली बात, ठीक है। यहाँ ये जो ऑप्शन ही है सही नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनमें पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बंधुता तो सबसे ज़्यादा आप बताएंगे क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और इसके बाद आयोडीन का, ठीक। इलेक्ट्रॉन बंधुता का यहाँ एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का हो गया। अगर विद्युत ऋणात्मकता का पूछे तब फ्लोरीन ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक। तब इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, देखिए विद्युत ऋणात्मकता पूछता तब आप लिखते फ्लोरीन सर्वाधिक, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन लिखते, फिर आयोडीन, ठीक। यहाँ ऑप्शन एक भी सही नहीं है। यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए पूछा गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता,
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन की होती है, इनमें कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, छोड़िए इसको, आप समझ गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन कौन सा इसमें सही है। तो NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, नहीं, NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहाँ है। इसमें आप यही याद रखे रहिए कि Cl2 पर क्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, इसको याद रखें। निम्न में से विस्फोटक कौन है, NCl3, कक्षा 10 में ही आप पढ़े होंगे, NCl3 होता है विस्फोटक। क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल कौन है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसमें आप चेक करेंगे HClO4 में Cl का +7 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है कौन, ये ऑक्सीजन 4 जहाँ जिसमें है। ठीक, देखिए निष्क्रिय गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है, रैले को, हाँ रैले को ही है ना, रैमजे और रैले थे, तो ये रैले को आप लगाइएगा। ठीक, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है, तो आर्गन, इसमें से अक्रिय गैस में पूछा जाएगा तो आर्गन आप बताएंगे। निम्न में से कौन सी वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो हीलियम, ये तो बताया गया है आपको, हीलियम वायुयान के टायर में भरी जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कौन है, तो रेडान को छोड़ करके, ये तो समुद्र में पाई जाती है, इसको छोड़कर और सभी। ठीक, अभी आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताएंगे। ठीक, इनको देख लीजिए एक बार। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखे रहिए इसमें मोनोजाइट रेत से हीलियम प्राप्त की जाती है। ठीक, और इनको छोड़िए, चलिए हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ आपको दिखा रहे हैं। ये प्रश्न आता है, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं हम उसको बता रहे हैं। सफ़ेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय वातावरण में गर्म करें तो लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है, याद रखे रहिए। संरचना इसकी आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब